रीबर्थ ऑफ सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 9। आर्यन को बबीता ने फोन पर कुछ ऐसी बात बता दी थी जिसे सुनकर आर्यन हॉस्पिटल से निकल जाता है अपनी कार लेकर, और वह बबीता से कॉल पर बात करते हुए बोला, पक्का तुमने भाभी को पूरे घर में देख लिया ना? स्टडी रूम में भी, छत पर, बालकनी में, हर जगह देख लिया ना? अपने आर्यन भाई की बात सुनकर बबीता, जो गीता के रूम में थी, वह से बेड पर बैठे हुए देखकर आर्यन से बोली, हाँ भाई, मैं हर जगह देख लिया। भाभी तो भाभी, उनके परिवार का भी कोई पता नहीं है कहाँ चले गए बेस सभी। बबीता की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर अपने कर के ब्रेक लगा देता है रोड साइड में और उसकी बात को दोहराते हुए बोला, क्या शुक्ला परिवार भी गायब है? बबीता बोली, जी भाई, पूरा शुक्ला परिवार गायब है, कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मैंने भाभी को हर जगह देख लिया, भाभी नहीं मिल रही है। प्लीज आप उन्हें कहीं से भी खोज कर लाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है उनके लिए, प्लीज। बोलने के साथ ही बबीता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गीता, जो चुपचाप बेड पर अपना सिर नीचे करे हुए बैठी थी, वह जब बबीता की मुंह से सुनती है कि उनकी भाभी और पूरा शुक्ला परिवार गायब है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब ही मुस्कान आ जाती है जिसे वह तुरंत ही छुपा लेती है, और यह क्यों आई थी वह तो उसे ही पता होगा। लेकिन इधर आर्यन ये जानकर हैरान था कि सभी लोग एक साथ गायब कैसे हुए, हो ना हो कुछ तो हुआ है उसके बेहोश होने के बाद। और वह कुछ सोचकर बबीता से बोला, ओके कोई बात नहीं, तुम गीता के पास ही रहना, मैं तुम्हारी भाभी को ढूंढने ही जा रहा हूँ, और दादाजी रवि के पास रहेंगे, तो तुम दोनों अकेली हो घर में तो घर के दरवाजे बंद कर लेना सारे, और कुछ खाकर दोनों अपने रूम में ही रहना। अगर मैं घर आया तो मैं कॉल करके बताऊंगा तुम्हें, तभी डोर खोलना। और आर्यन की बात सुनकर बबीता ओक भाई बोलकर कॉल काट देती है, और उसके कॉल काटते ही आर्यन गुस्से में अपने सिर के बाल पकड़ लेता है, और फिर कुछ सोचकर सबसे पहले गार्ड अंकल को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वह कल रात से अभी तक की सभी घर की कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके फोन पर भेजें। जिसे सुनकर गार्ड अंकल 5 मिनट का बोलकर कॉल काट देते हैं, और उनके कॉल काटते ही राज फिर अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखता है तो अब रात के 10 बजे बजने वाले थे। वो कुछ सोच कार को आगे बढ़ा देता है, साथ में वह अपने फोन को देखे जा रहा था जिस पर गार्ड अंकल वीडियो भेजने वाले थे। आर्यन अपनी कार को भगाते हुए गुस्से में बोला, तुमने मुझे वचन दिया था निहारिका कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और तुम्हारे उसे शुक्ला परिवार को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और कुछ देर में उसके फोन पर वीडियो आ जाती है तो वह अपनी कार को फिर से साइड में रुकता है और उसे वीडियो को देखने लगता है, जो कल रात के 12 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें पहले गीता और मनीष दिखाई देते हैं जो घर से बाहर जा रहे थे, जिसे देखकर आर्यन हैरान हो जाता है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर वह देखता है कि करीब 2 घंटे बाद फिर से मनीष के साथ गीता आती है। तब गीता बहुत खोई हुई और ऐसी लग रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ है, और ये देखकर आर्यन सब कुछ समझ जाता है, जरूर मनीष के साथ गीता गई थी, तभी उसके साथ रेप हुआ है। और आर्यन को फिर इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से में एक जोर का मुक्का पास के कांच में दे मारता है, जिससे कांच टूट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अगर इस समय उसके सामने मनीष होता तो पक्का वो उसका खून कर देता। आर्यन गुस्से में बोला, मनीष शुक्ला, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। और फिर वो वीडियो को आगे देखा है तो उसे शाम के समय निहारिका घर से बाहर जाते हुए दिखाई देती है बिना कुछ लिए, और उसके चेहरे पर देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मजबूरी में छोड़कर जा रही है उसको। जिसे देखकर आर्यन को पहली बार निहारिका पर भी बहुत गुस्सा आने लगता है। इस पूरे शुक्ला परिवार ने उसे परेशान करके रख दिया, एक की वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई और दूसरी हर बार उसे छोड़कर चली जाती है। सबसे पहले उसे इन दोनों भाई बहन को ही सही करना होगा। और यही सोचकर आर्यन अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है और कार आकर डायरेक्ट शुक्ला निवास के आगे रुकती है। आर्यन फिर गुस्से में कार से उतरकर शुक्ला निवास के अंदर जाते हुए बोला, मनीष कहाँ छुपे हो, बाहर आओ, तुम मुझसे नहीं बच सकते। और वो चिल्लाते हुए जब घर के अंदर आता है तो उसे राजीव शुक्ला ही अकेले चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन गुस्से में उनके पास आकर उनकी कॉलर पकड़कर बोला, कहाँ है आपका वो बेटा जिसकी मौत मेरे हाथों से लोकी है? मैंने कहा उसे बाहर निकालो, बना कोई नहीं बचेगा शुक्ला परिवार में। आर्यन को इतनी गुस्से में देख और उसकी बात सुनकर राजीव जी उसके आगे हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी प्लीज शांत हो जा, और मैंने मनीष से बात की है, उसने मुझे बताया कि जो हुआ वो गलती से हुआ, वह तो गीता बेटी को खुश करने के लिए ही उसे ऐसी जगह घुमाने के लिए लेकर गया था, उसका कोई गलत इरादा नहीं था, उसे तो खुद लोगों ने मारा पीटा जब उसने गीता को बचाने की कोशिश की। लेकिन राजीव जी की बात सुनने के बाद भी आर्यन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वह गुस्से में उन्हें धक्का देता है, जिससे राजीव जी सोफे पर गिर पड़ते हैं, और फिर वह उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, और नाटक नहीं, आपकी बेटे की मौत मेरे हाथों ते है तो है, और वह कहाँ भी छुपे हो मैं पता लगा ही लूंगा। इतना बोल वो गुस्से में सीढ़ियों से मनीष की रूम की तरफ जाने लगता है।
जिसे देखकर राजीव जी सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लेते हैं और साइड में छुपे मीना जी बाहर आकर राजीव जी के पास आकर बोली, कैसे बाप हो आप, वो हमारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजीव जी गुस्से में सोफे से खड़े होते हैं और 2 थप्पड़ लगातार मीना जी के गाल पर मार देते हैं, जिसे देख मीना जी हैरानी से उन्हें देखने लगती है। राजीव जी गुस्से से मीना जी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोले, आज ये सब मुझे तेरी वजह से देखना पड़ रहा है औरत, तूने और तेरे भाई भाभी ने जो अब हमें छोड़कर भाग गए, उन्होंने हमेशा मेरी बेटी निहारिका में ही कमी बताई, जबकि सच तो ये था कि मेरी बेटी नहीं बल्कि तेरा बेटा गलत था, उसे सुधारने की जरूरत थी। और अगर आज दामाद जी उसे मार भी देते हैं ना, तब भी मैं नहीं रोकूंगा, ना मैं बीच में आऊंगा। वो लड़का इसी लायक है, उस जैसी औलाद होने से अच्छा तो मैं वे औलाद बढ़िया। और अपने पति की बात सुनकर मीना जी है रानी से उन्हें देखने लगती है और वो रोते हुए राजीव जी को मनाने की कोशिश करती है कि वो कुछ भी करके आर्यन को रोक, वरना आज उनका मनीष जिंदा नहीं होगा। लेकिन राजीव जी साफ मना कर देते हैं और वापस सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर मीना जी जमीन पर बैठकर रोने लगती है। आर्यन मनीष के रूम में आकर देखता है तो उसे मनीष कहीं दिखाई नहीं देता और फिर वो खिड़की के पास आकर देखता है तो मनीष से घर से बाहर भागते हुए दिखाई देता है। जिसे देखकर आर्यन गुस्से से बोला, मनीष तुम मुझसे नहीं बच सकता, तो दुनिया के कोई भी कोने में छुप जाए लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। और यही बोल वो वापस आकर सीढ़ियों से घर से बाहर जाने लगता है, एक नज़र गुस्से से राजीव जी और मीना जी को देखते हुए जो उसे देख उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। लेकिन आर्यन उन्हें इग्नोर कर देता है और घर से बाहर आकर अपनी कार बैठकर निकल जाता है खाली रास्तों में, और वो कार ड्राइवर करते हुए आसपास देखते हुए जा रहा था मनीष को। तभी उसे थोड़ी दूर पर मनीष एक टैक्सी में बैठकर जाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर आर्यन गुस्से से टैक्सी का पीछा करता है। अपनी कार से उसने तय कर लिया था पहले वो इस आदमी को ही पकड़ेगा, तब उन लोगों का सजा देगा जिसने उनकी बहन के साथ ऐसा किया। और मुंबई शहर के कहीं एक रोड पर एक लड़की रोड साइड में चुपचाप पैदल चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और आंखों के आगे एक इंसान का चेहरा जिसे वह छोड़कर जा रही थी और उसे बहुत प्यार करती है, और उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ उसकी मंजिल है, वो बस चली जा रही है। वो रास्ता बहुत सुनसान था, गाड़ियां भी एक खाद ही थोड़ी थोड़ी देर में निकल रही थी। वो लड़की जब आगे जा रही थी तो थोड़ी दूर पर एक पान वाले की दुकान के पास कुछ गुंडे टाइप देखने वाले लोग खड़े होकर दारू पी रहे थे। बीच बीच में वे लोग उसे पान वाले से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते जा रहे थे। वह पान वाला कई बार उनके आगे हाथ जोड़ता है कि उसके जाने का टाइम हो गया, वे लोगों से घर जाने दे दुकान बंद करके, लेकिन वे लोग उसे अपनी पिस्तौल दिखा देते तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, चुपचाप बैठा रहता वहीं पर। जिसे देखकर गुंडे लोग हंस रहे थे। उनमें से एक टकला आदमी बोला, यार वीर बहुत दिन हो गए कोई माल नहीं मिला यार, साला कब तक यार कोठी वालों के पास जाते रहेंगे। और उसे आदमी की बात सुनकर वीर जो जिसके पास ही खड़े होकर अपने हाथ में लिए ग्लास में शराब पी रहा था, वो अपना पूरा गिलास खाली करते हुए बोला, हाँ भाई जय, आपने बिल्कुल सही बोला, आजकल तो कोई भाभीियों भी अपन को भाव नहीं दे रही और धंधा भी अपना बहुत मंदा ही चल रहा है। जिसे सुनकर उसके दोस्त सामने खड़े दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोले, आपने सही कहा भाई, हमारा भी कुछ ऐसा हाल है, साला कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है लाइफ में, पता नहीं कब कोई लड़की मिलेगी मस्त। जिसे सुनकर वीर बोला, मिलेगी और जरूर मिलेगी, और अब तो मुझे लग रहा है भगवान ने हम चारों लोगों की सुन भी लिए, वह देखो क्या माल चली आ रही है, मतलब कुछ दिनों तो इसके साथ ही मजे करके करेंगे। और अपने भाई वीरू की बात सुनकर भी तीनों लोग भी सामने से आ रही लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जय खुश होकर जोर से हंसते हुए उसे दारू की बोतल को एक बार में पूरा पीते हुए बोला, तो फिर चलो इससे उठा कर ले चलो अपने रूम पर, पहले इसके साथ मजे करेंगे कुछ दिन और फिर मार के फेंक देंगे, इतनी रात को अकेली घूम रही है तो मुझे नहीं लगता इसका कोई है, चलो। और इतना बोलो उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे बाकी तीनों लोग भी। वो लड़की इस चीज पर ध्यान नहीं देती है, चुपचाप चली जा रही थी सामने की ओर देखते हुए, और वह अपनी सोच में इतनी खोई हुई थी कि उसे सामने से आ रहे 4 गुंडे लोग दिखाई नहीं देते। उन 4 लोगों में से दो लोग उसे लड़की के एक साइड और दोनों लोग दूसरी साइड चलते हैं, तब भी उसे लड़की कुछ होश नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है या फंस चुकी है। जय अपने पास चल रही लड़की को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे लड़की के पीछे भाग पर हाथ रख देता है, जिससे वो लड़की एकदम से अपने होश में आती है और जल्दी से साइड में होने को होती है तो दूसरी साइड खड़े दोनों लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। जिसे देखकर वो लड़की उनसे अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और दूर रहो मुझसे। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर जय अपने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला,
नहीं जान, अब तो नहीं छोड़ सकते तेरे जैसा माल को, और हमने तेरी जैसी लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा देखी। अगर तो खुशी खुशी हम 4 लोगों को खुश कर देगी तो हम तुझे पैसा भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन तूने रोवा गए करी या यहाँ से भागने की कोशिश की तो सबसे पहले हम तेरे साथ करेंगे चारों लोग, और फिर तेरा खून करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे। अब बोल तेरा क्या फैसला है। अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और डरते हुए ही बोली, नहीं प्लीज मुझे जाने दीजिए, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, अगर मेरे पति को पता चला ना तो वो तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो लड़की अपनी उंगली चारों लोगों की तरफ करके बोली, जिसे सुनकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक आदमी वीर अपने पास खड़े आदमी से बोला, भाई ये लड़की तो हमें डरा रही है अपने पति की धमकी देकर, जो यहाँ पर है ही नहीं। अरे इतना ही ताकतवर इंसान है तो अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया ऐसे। अब तो तेरे साथ हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वह कौन है जिसने अपनी बीवी को आधी रात को ऐसे बीच सड़क पर छोड़ दिया, और उसकी बीवी हमें धमकी दे रही है कि हमने उससे कुछ किया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। वीर की बात सुनकर जय बोला, हाँ भाई ये बात तूने सही बोली, वो साला खुद को क्या समझता है। अब तो इसे हम पूरे 1 महीने अपने रूम पर रखेंगे और दिन रात इसकी साथ करेंगे, फिर देखते हैं कौन आता है इसे बचाने के लिए। चलो उठाओ इसे और लेकर चलो अपने रूम में। और उसे आदमी की बात सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके साइड में खड़े दोनों लोग उसके हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं और उनके पीछे जयवीर चल रहे थे। वो लड़की रोती हुई बोली जा रही थी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा, आप लोगों के घर भी माँ बहन होगी। जिसे सुनकर एक आदमी हंसते हुए बोला, नहीं है जान तभी तो तुझे ले जा रहे हैं, और उन सब की कमी तो पूरी करेगी। हम चारों लोगों को खुश करना, अब चारों लोगों के लिए खाना बनाना, चारों लोगों की सेवा करना, यही तेरा काम होगा। और उसकी बात सुनकर बाकी तीनों लोग भी हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की कुछ सोचकर अपने पास चल रहे एक आदमी के पैर के आगे अपना पैर कर देती है, जिससे वह आदमी जाकर नीचे गिरता है और उसके हाथ छूट जाता है उसे लड़की के हाथ से, जिसे पकड़ने के लिए दूसरा आदमी भी उसे लड़की का हाथ छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर वह लड़की भागने लगती है। जिसे देखकर जय गुस्से में बोला, अरे गधो उसे क्यों छोड़ दिया, जाओ उसे पकड़ो वो भाग ना पाए। और उसकी बात सुनकर सभी उसे लड़की के पीछा करने लगते हैं भागते हुए। वो लड़की रोते हुए भागे जा रही थी और वह आसपास मदद मांगने के लिए देखी है तो कोई नहीं था। रात के करीब 12 बज चुके थे, इसलिए पूरा रोड सुनसान था। अब तो कोई कार भी नहीं आ रही थी। भागते भागते उसे लड़की के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन उसे पता था कि वह रुकी तो फंस जाएगी इन लोगों के बीच। और यही सोचकर वो लड़की भागी जा रही थी बीच सुनसान रोड पर, और उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हुए थे जो भागते हुए उसे गालियां दे रहे थे। रुक जा लड़की, नहीं तो तुझे यहीं से बिना कपड़ों के लेकर जाएंगे और तू बच नहीं सकती हमारे हाथों से। जिसे सुनकर वो लड़की रोती हुई भाग रही थी, तभी सामने से उसे टैक्सी आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लड़की के मन में थोड़ी उम्मीद जगती और वह उसे टैक्सी को रोकने का इशारा करती है। टैक्सी चला रहा ड्राइवर टैक्सी रोकने को होता है, लेकिन टैक्सी में बैठा आदमी गुस्से में बोला, टैक्सी मत रुकना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वह पीछे जो कार हमारा पीछा कर रही है वो मेरी मौत है। और उसे आदमी की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर बोला, लेकिन सर आगे कोई लड़की मुसीबत में, उसे लिफ्ट देना जरूरी है। जिसे सुनकर वो आदमी बोला, अरे हमें क्या लेना, उसे मार चाहे जिए, तुम्हें सिर्फ मेरी जान बचानी है, टैक्सी को भगाओ। जिसे सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर मजबूरी में टैक्सी को नहीं रोकता है और उसे लड़की के पास से टैक्सी तेजी से निकल जाती है। वो लड़की रोते हुए टैक्सी को रोकने को बोल रही थी, लेकिन जब टैक्सी नहीं रुकती है तो फिर से भागने को होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे चारों लोग फिर से उसके पास आकर उसे घिरकर खड़े हो गए थे। जिसे देखकर वो लड़की उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप लोग मेरे भाई जैसे हो प्लीज। लेकिन तभी एक आदमी गुस्से में उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारकर बोला, चुप कर साली, बहुत हो गया तेरा नाटक, और तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे और लेकर चलो। वो लड़की जो एक थप्पड़ में नीचे गिर पड़ी थी, वह उस आदमी की बात सुनकर काफी डर जाती है और उठकर भागने को होती है। तभी एक आदमी उसके पीछे से सिर के बाल पकड़ लेता है, जिससे उसे लड़की के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल जाती है। लेकिन वह आदमी उसके बाल को पकड़े हुए उसके गाल पर 2 थप्पड़ और मार देता है जोर के, जिससे उसे लड़की के नाक से और मुंह से खून निकलने लगता है और उसे लड़की के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। तभी उसे सामने से एक और कार आती दिखाई देती है तेज रफ्तार से, जिसे देखकर वह लड़की नम आंखों से अपना हाथ ऊपर कर उसे कार को रुकने का इशारा करती है। जिसे देखकर वे चारों लोग उसे लड़की को पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो लड़की नम आंखों से उस कार भी अपने पास से जाते हुए देखती है और अपने हाथ से एक बार और उसे कार को रोकने का इशारा करके धीरे से बोली, आर्यन
पर वो कार भी उनके आगे से निकल जाती है, जिससे वो चारों लोग हंसने लगते हैं और उसे लड़की को ले जाने लगते हैं। उसे लड़की की अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और उसकी आंख से आंसू निकलकर नीचे गिर जाता है। वो गुंडे लोग उसे लड़की को ले ही जा रहे थे, तभी वो कार आगे थोड़ी दूरी पर रुक जाती है और फिर धीरे धीरे पीछे आने लगती है। जब लड़कों में से एक की नज़र उस पर पड़ती है तो कंफ्यूज होकर बोला, ये क्यों मरने के लिए आ रहा है? और उसे आदमी की बात सुनकर बाकी तीन भी पलटकर उस कार को अपने पास आते हुए देखते हैं और उन्हें में से दो लोग उसे लड़की को पकड़े हुए थे। वो कार पीछे आकर उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर वीर से जय बोला, भाई इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोलो अपने कमर के पीछे से बंदूक निकालकर उसे कार के पास आकर कांच का शीशा नीचे करने को बोलता है। कार में बैठे आदमी को अपनी बंदूक से, कौन है बे, तू क्यों मरना चाहता है? निकल जा यहाँ से, ये लड़की तो अब नहीं बचेगी। अगर तुमने इसे बचाने के लिए हीरोगिरी की तो तू भी मारेगा, समझा क्या? अब निकल जल्दी से। उस आदमी की बात को इग्नोर करके कार में बैठा आदमी उसे लड़की को देखता है जिसका सिर नीचे था और उसके हाथ दो आदमियों ने पकड़े हुए थे। उसे लड़की को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वह अपनी सारी हिम्मत हार चुकी है और बेहोशी की हालत में आ गई। तभी वो आदमी फिर से कार के शीशे पर नोक करके बोला, सुनाई नहीं देता क्या बे? निकलना यहाँ से, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? और मेरी बात समझ में नहीं आ रही है जो मरना चाहता है? तभी उसे लड़की के पास खड़ा एक आदमी बोला, छोड़ो भाई, मुझे लगता है वो बहुत डर चुका है आपकी बातें सुनकर और आपके हाथ में बंदूक देखकर। छोड़ दो बेचारे को, जाने दो। और उस आदमी की बात सुनकर जय हंसते हुए बोला, हाँ छोटे, ये तूने सही बोला, साला डर गया तभी इसकी फट रही है और यह कांच का शीशा नीचे नहीं कर रहा है। जिसे सुनकर तीनों लोग हंसने लगते हैं। जय पलटकर कार में बैठे आदमी को देखकर बोला, चल छोड़ दिया तो जी, निकल अब यहाँ से। इतना बोल जय वापस पलटकर और अपने साथियों को देखकर बोला, चलो लड़की को लेकर बहुत हो गया ये सब। और उसकी बात सुनकर वे दो आदमी उस लड़की को ले जाने के लिए पलट जाते हैं, जिससे वह आदमी जो कार में बैठा था वह एकदम से कार का गेट खोलकर अपना पहला कदम कार से बाहर रखते हुए बोला, अपनी जान की परवाह है तो छोड़ दो उस लड़की को। जिसे सुनकर वो लड़की अपनी आंखें हल्का सा खोलकर धीरे से बोली, हब्बी। जिसे उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता है। और वे चार लोग पलटकर वापस उसे कार की तरफ देखते हैं तो अब उसे कार में बैठा हुआ आदमी बाहर आकर खड़ा था और उन लोगों को ही देखे जा रहा था। जय गुस्से में बोला, क्या है यार, क्या तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्यों हीरो बनकर इस लड़की के लिए मरना चाहता है? ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है, तो ऐसा उम्मीद ही मत करना कि तो अकेले हम चारों को मारकर इस लड़की को ले जाएगा। तो अपनी हीरोगिरी मत देखा और निकल पतली गली से, बोले तो अपन का दिमाग खराब नहीं करने का। उस आदमी की बात सुनकर छोटे बोला, हाँ अपन के भाई का दिमाग खराब नहीं करने का, क्योंकि उनका दिमाग खराब होगा तो तेरा ऊपर का टिकट कटा समझो। तभी बीरू बोला, छोड़ना यार, क्यों मरना चाहता है? जा, तेरे घर में तेरे बीवी बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे, निकल। और इतना बोल वो उस आदमी के पास आकर उसकी छाती पर हाथ रखो से पीछे धक्का देने को होता है, लेकिन तभी वो आदमी जो उस दिशा में खड़ी लड़की को एक तक देखे जा रहा था वो एकदम से बीरू का हाथ पकड़ लेता है और उसे लड़की को देखते ही देखते बीरू के उस हाथ को एक झटके से मोड़कर तोड़ देता है, जिससे बीरू की जोर से चीख सुनाई देती है, दर्दनाक, जिसे सुनकर बाकी लोग डर से दो कदम पीछे हो जाते हैं। उस आदमी यानी कि आर्यन के हाथ में वीर का हाथ था जिसे उसने मोड़कर तोड़ दिया था। आर्यन फिर वीर की तरफ उंगली पॉइंट करके बाकी तीन लोगों से बोला, मुझसे पंगा लेना है कि यहाँ से शांति से निकलना है, और अगर तुम तीनों को भी ऐसा ही मजा चाहिए तो आओ मेरे पास, मैं तैयार हूँ। आर्यन वीर को पीछे की ओर धक्का देकर बोला और उसके ऐसा करते ही बीरू जाकर जमीन पर गिरता है और दर्द में वो चीख रहा था और अपने साथियों को सामने खड़े इंसान को मारने को बोल रहा था। जिसे सुनकर जय गुस्से में अपने हाथ में ली बंदूक को आर्यन के ऊपर पॉइंट करके बोला, साले अब तू गया, तूने अपने भाई का हाथ तोड़ा, वह भी इस लड़की के लिए। उसे लड़की यानी कि निहारिका की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला। निहारिका अपनी बंद हुई आंखों से सामने खड़े इंसान को बस देखे जा रही थी, जिसे देखकर आर्यन का गुस्सा और बढ़ जाता है और जय उसकी ऊपर गोली चला पाता उससे पहले ही आर्यन अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकालता है और सीधा जय के कंधे पर गोली मारते हुए बोला, जब किसी पर गोली चलानी होती है ना तो इतना सोचते और बातें नहीं करते बेवकूफ, सीधा गोली चलाकर उसका खेल खत्म कर देते हैं। जय के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी थी और वह अपने कंधे पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठ जाता है और दर्द में नम आंखों से सामने खड़े इंसान को देखता है और उसकी बातें सुनकर वह अपने दो साथियों जिन्होंने निहारिका को पकड़ा हुआ था उनसे बोला, देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इस लड़की को, इसकी वजह से ही हमारे साथ ही हुआ है, जब ये लड़की नहीं रहेगी तो यह क्या करेगा।
और जिसकी बात सुनकर वे दोनों आदमी डरते हुए सामने खड़े इंसान को देखते हैं जो अब उनकी तरफ बंदूक पॉइंट करके खड़ा था। वे लोग पागल थोड़ी है ना, उन्हें मरने का शौक है, इसलिए वो चुपचाप निहारिका को छोड़ देते हैं और अपने हाथों ऊपर कर लेते हैं। और उनके छोड़ते ही निहारिका गिरने लगती है नीचे को। ये देखकर आर्यन जल्दी से उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसके पीछे खड़े दोनों इंसानों के ऊपर बंदूक पॉइंट करके बोला, तुम दोनों समझदार तो हो, लेकिन तुमने सबसे बड़ी यह गलती की कि इस लड़की को हाथ लगाया जिसकी तुम पैरों की जूती के लायक भी नहीं हो। तो तुमने उसका हाथ पकड़कर जो पाप किया है ना, उसके लिए तुम दोनों को सजा देनी तो बनती है। और इतना बोल आर्यन अपनी बंदूक से दोनों के उसे हाथ पर गोली मारता है जिससे उन्होंने उसकी निहारिका को पकड़ा हुआ था। और गोली लगते ही वे दोनों भी दर्द में जमीन पर गिर पड़ते हैं। चार लोग अब चिल्लाए जा रहे थे जोर से। आर्यन एक नज़र तीनों को देखता है और फिर अपने सीने से चिपकी लड़की को देखता है और फिर उसे प्यारी सी लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और पलटने से पहले एक नज़र तीनों को देखकर बोला, तुम लोगों ने इस लड़की को छुआ है ना, लेकिन तुम्हारी सजा तो ये कि मैं तुम्हें अभी इसी समय गोली मार दूं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, सुधरने का, जाओ अपना इलाज कराओ और आगे से ऐसा कुछ मत करना किसी लड़की के साथ, वरना मैं तुम्हें देख लिया ना किसी लड़की के साथ तो उसी समय तुम सबको एक एक गोली मार दूंगा, और इस बार हाथों पर नहीं बल्कि सीधा तुम्हारे सिर में। और आर्यन की बात सुनकर तीनों लोग दर्द से कांप उठते हैं। आर्यन फिर पलटकर निहारिका को अपनी गोद में लेकर अपनी कर की तरफ जाने लगता है। तभी जय, जिसके कंधे में गोली लगी थी, वह आर्यन को जाते हुए देखकर बोला, तुम कौन हो इस लड़की के? क्या तुम इसके पति हो जिसने सबसे पहले हमें इसकी धमकी दी थी कि हमने इसे छुआ तो तुम हमें नहीं छोड़ोगे? और उसे आदमी यानी कि जय की बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए रुककर बिना पलटे ही बोला, हाँ मैं इसका पति हूँ। जिसे सुनकर वे चारों लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सच में इस लड़की ने उन्हें पहले ही धमकी दी थी इस आदमी की जिसे उन्होंने सीरियस नहीं लिया। अब देखो उनके साथ क्या हो गया। लेकिन आर्यन उन्हें देखता भी नहीं और सीधा जाकर निहारिका को पहले अपने पास वाली सीट पर आराम से बिठाकर उसका सीट बेल्ट लगा देता है, जो अभी भी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उसका सीट बेल्ट लगा ही रहा होता है, तभी निहारिका आर्यन के चेहरे को देखकर अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाकर आर्यन के गाल पर रखकर नम आंखों से बोली, अब भी आप ही हो ना? जिसे सुनकर आर्यन एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर वापस उसका सीट बेल्ट लगाकर उसका हाथ नीचे करके बोला, आराम से बैठो कार में। और फिर उसे तरफ का डोर बंद करके घूम कर आता है और दूसरी तरफ का गेट खोल ड्राइविंग सीट पर बैठकर डोर बंद कर देता है और एक नज़र अपने पास बैठी लड़की को देखता है और फिर कार आगे बढ़ा देता है। कार को जाते हुए देखकर वे चारों लोग एक दूसरे को देखते हैं। बीरू दर्द में बोला, सालो तुम लोगों का इलाज हो जाएगा तो तुम्हारे हाथ तो सही हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो उसने तोड़ ही दिया, मैं क्या करूंगा? जिसे सुनकर जय दर्द में बोला, हाँ तो सबसे पहले विलन तू ही बनकर गया था ना उसके पास, तो सबसे पहले उसका गुस्सा तेरी ऊपर ही निकला। तभी दोनों के कानों में छोटे की आवाज आती है, अरे मजाक बंद करो और कोई एम्बुलेंस को बुलाओ वरना मर जाऊंगा मैं इस दर्द में। जिसे सुनकर जय अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और फिर चारों एम्बुलेंस का इंतजार करने लगते हैं दर्द में वहीं पड़े हुए। इधर कार में आर्यन का ड्राइव करते हुए अपने पास सीट पर लेटी लड़की को देखकर बोला, पता है मुझे गुस्सा तुम पर भी बहुत आ रहा था और मेरा मन कर रहा था एक गोली तुम्हें भी मार दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम दोनों भाई बहन ने मुझे परेशान कर रखा है और दोनों का मुझे खून करने का बहुत मन कर रहा है। मैं वैसे पकड़ने तो उसे गया था, लेकिन वो साला भाग गया और उसका पीछे कर रहा था मैं कि तुम मुझे मिल गई, अब मैं उससे बाद में पकड़ लूंगा, पहले अपना गुस्सा तुम पर निकाल लूंगा। जिसे सुनकर निहारिका अपनी आंखें बंद करें ही बोली, तो क्यों नहीं मार दी मुझे गोली? कम से कम मुझे जैसी मनहूस से तो तुम और तुम्हारा परिवार बच जाता, और क्यों बचाया था मुझे? आर्यन निहारिका की बात सुनकर हैरान था और वह उसे देखकर बोला, चुप करो और आगे से इस शब्द का उपयोग किया ना तो मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा। किसने बोला तुमसे कि तुम मनहूस हो? और इतना बोलकर जब वो निहारिका को देखता है तो वह अपना सर टिककर सीट से शायद सो चुकी थी। जिसे देखकर आर्यन गुस्से में अपना सिर पकड़कर बोला, ये कैसे सो सकती है मेरी पूरी बात सुने बिना? और अभी तो मैं सही से गुस्सा ही नहीं हो पाया था, पर कोई बात नहीं, जब होश में आएगी तब देख लूंगा इसको। और मैं देखता हूँ अब तुम कैसे भागती हो घर से, मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर भागी थी ना, अब देखता हूँ, रुको ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम सिंह विला से कभी भाग भी नहीं पाओगे। निहारिका शुक्ला। और इतना बोल वो कार को तेजी से सिंह विला की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ रूपाली का घर।
रूपाली अपने रूम में बेड पर उल्टी लेटी रो जा रही थी, जोर जोर से तकिए को सीने से लगाकर, क्योंकि उसकी आखिरी रात थी जब वह रवि को याद करके और उसे मिस कर रही थी। पता नहीं कल उसकी लाइफ में क्या लेकर आएगा, और उसकी और अर्जुन की शादी हो गई तो फिर कभी भी रवि को देख नहीं पाएगी वो। रूपाली रोते हुए बोली, सॉरी रवि, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए ही ऐसा कर रही हूँ और तुम्हारी नजरों में ही बुरी बन गई, लेकिन मैं क्या करती। अर्जुन ने मुझे तुम्हारी धमकी दी कि मैं उससे शादी नहीं की तो वह तुम्हें मरवा देगा। सच में उसके आदमी तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, हो सके तो अपनी रूपाली को माफ कर देना। इस जन्म में हमारा साथ यही तक लिखा था, लेकिन तुम चिंता मत करो अर्जुन, मेरे शरीर को कभी नहीं पाप आएगा, उसके छूने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। इतना बोल वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसके फोन पर किसी के मैसेज आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रूपाली एकदम से अपने फोन को उठाती है जो साइड टेबल पर रखा था। उसे लगता है कि रवि ने उसे कोई मैसेज किया है, लेकिन जब वह मैसेज को देखती है तो उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं, क्योंकि यह मैसेज रवि का नहीं बल्कि अर्जुन का था जिसने उसे लिखा था। बेबी क्या कर रही हो, क्या अभी तक सोई नहीं? जल्दी सो लो, आज की कल रात तुम्हें मेरे साथ जगना भी तो है, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे कल रात। जिसे पढ़कर रूपाली को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने फोन को साइड में फेंक देती है और फिर से अपने मुंह छुपाकर तकिए पर रोते हुए बोली, कभी नहीं अर्जुन शेखावत, कभी नहीं रूपाली, तुम्हारी कभी नहीं होगी, तुम्हें मैं केवल रूपाली की लाश मिलेगी। और इतना बोल वो फिर से रोने लगती है। मरना तो वह भी चाहती थी, लेकिन वह अपने दादाजी के आगे ये सब नहीं करना चाहती थी। उस टाइम मारेगी जब वह उसे आदमी की करीब होगी और वह मुझे छूने वाला होगा, और उसी समय मर जाएगी क्योंकि उससे पहले उसने जहर खा लिया होगा। और यही सोचकर रूपाली रो आ रही थी। रवि को याद कर उसे नहीं पता था कि उसके प्यार का अंत इस तरह होगा। कहाँ उसने और रवि ने कितने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, और कहाँ अब उसकी लाश भी ना देख पाए शायद रवि। और इधर हॉस्पिटल में रवि के रूम में रवि भी बेड पर लेटे हुए एक टक ऊपर लगे पंखे को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में भी दूर दूर तक नींद नहीं थी, और उसके पास ही दादाजी सो रहे थे। दादाजी के लिए डॉक्टर ने अलग बेड लगवा दिया था। रवि यही सोच रहा था कि कल के बाद वो शायद कभी रूपाली को देख नहीं पाएगा, जो किसी और की हो जाएगी। लेकिन क्या उसकी थी, अब तो ये भी एक सवाल ही बन गया उसके मन में। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रूपाली ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। रवि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना पैसा दौलत है उसके पास, लेकिन इस समय वो इतना मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा और रोकर भी क्या कर सकता है। जिस लड़की से उसने प्यार किया उसने उसे साफ मना कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो अर्जुन से प्यार करती है, जो 2 दिन पहले उसकी लाइफ में आया। शायद रवि काफी देर सोचने के बाद जब अपने फोन से रूपाली को मैसेज करता है तब उसे पता चलता है कि रूपाली ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर तो रवि हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। रवि गुस्से में बोला, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी। ओके, अब देखो कि रवि सिंह क्या चीज है। मैंने भी तुम्हें इतना ही दर्द नहीं दिया जितना कि मैं इस समय झेल रहा हूं, तो मेरा नाम भी रवि सिंह नहीं। रवि को इस समय रूपाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सोच लिया था कि अब वो रूपाली से अपने हर दर्द का हिसाब लेगा। सिंह विला के अंदर आर्यन की कार इंटर होती है। आर्यन अपनी कार को सिंह विला के मैन गेट से अंदर ले जाते हुए घर के मैन डोर के आगे कार को रुकता है, और कार रोकते ही वो एक नजर निहारिका को देखता है जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। क्या करे वह इस लड़की का, और अपने दिल का दिमाग उससे कहता कि वह इस लड़की से दूर रहे, लेकिन दिल है कि इस लड़की को देखते ही तेजी से धड़कने लगता है और फिर से मुझे इस पर बहुत प्यार आने लगता है, लेकिन इस बार इतनी जल्दी मैं खुद को पिघलने नहीं दूंगा। निहारिका शुक्ला, तुम्हें भी पता होना चाहिए तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अपने दिमाग की मानकर दिल की नहीं। इतना बोल आर्यन अपनी साइड का कार का डोर खोलकर कार से बाहर आता है और फिर डोर बंद करके पलटकर दूसरी साइड जाकर कार का गेट खोलता है तो देखता है कि निहारिका डोर से ही टेक कर सो रही थी, और उसके गेट खोलते ही वो उसी साइड एकदम से झुक जाती है, जिसे देखकर आर्यन जल्दी से आगे बढ़कर उसका सिर अपने सीने से चिपका लेता है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फिर नीचे झुककर निहारिका का सीट बेल्ट खोलकर निहारिका को अपने गोद में उठाकर कार का डोर बंद कर देता है। और वह जब निहारिका को लेकर घर के मैन डोर के पास आता है और घर की बेल बजाने को था, उससे पहले ही घर का डोर खोल जाता है, जिसे देखकर आर्यन सामने देखता है तो बबीता खड़ी थी और वह आर्यन की गोद में अपनी भाभी को देखकर हैरान होकर बोली, भाई भाभी कहाँ मिली आपको, कहाँ थी भाभी, में उनके लिए कितनी परेशान थी। इतना बोल वो साइड में हो जाती है, और उसकी बात सुनकर आर्यन निहारिका को लेकर घर के अंदर आते हुए बोला, कुछ नहीं, वह अपने दोस्त के पास गई थी मिलने के लिए, बिना बताए तो मैंने उसे डांट दिया था और समझा भी दिया है, आगे से वैसा नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। आर्यन की बात सुनकर बबीता घर का डोर बंद करके आर्यन के पीछे आकर बोली, जी भाई भाभी ने वैसे सच में डरा ही दिया था।
आर्यन निहारिका को सीडीओ से अपने रूम में ले जाने से पहले बबीता को देखकर उससे पूछता है कि गीता ने कुछ खाना खाया कि नहीं खाया और क्या वह ठीक है। तो जिस पर बबीता कहती है कि उसने जबरदस्ती एक रोटी और थोड़े चावल गीता को खिला तो दिए हैं, जिन्हें खाकर वो सो चुकी है लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। जिसे सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके तुम उसके पास ही जाओ और उसका हाथ पकड़कर ही सोना, और रात को कुछ गड़बड़ हुई या गीता चीखे कुछ याद करके तो मुझे जरूर बता देना अपने फोन से कॉल करके, और उसे पर नजर रखना, रात को बीच बीच में उठकर उसे देखते रहना। आर्यन भाई को गीता की इतनी चिंता करते हुए देखकर बबीता मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। सच में इस परिवार ने उन्हें कभी पराया जैसा महसूस होने नहीं दिया। उसकी छोटी बहन को इतनी परवाह करने वाला भाई मिल ही नहीं सकता था उसे। वह बहुत खुश है कि उनके बाबा ने उन्हें इस घर में लेकर आए थे। बबीता ये सोचकर आर्यन को देखकर हाँ में सिर हिला चली जाती है और अपना रूम का डोर बंद कर लेती है। ये देखकर आर्यन निहारिका को लेकर सीडीओ से अपने रूम में चला जाता है। बबीता का रूम का डोर बंद करके पलटकर पीछे देखती है तो गीता को चुपचाप बेड पर सोते हुए देखकर वो मुस्कुराकर उसके पास आकर लेट जाती है और फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोली, तुम अच्छी हो जाओ गीता, जल्दी से, तेरे लिए भाई बहुत परेशान रहते हैं, पता है तुझे। मुझसे बोल रहे हैं कि मेरी गीता का पूरा ध्यान रखना रात को, और उससे कोई बुरे सपने आए या वह चिल्लाए तो मुझे जरूर बता देना फोन करके। अब तुम ही बताएं, इतनी अच्छे भैया को परेशान करना क्या अच्छी बात है? इसलिए बोल रही हूँ, खुद के लिए नहीं तो उनके लिए प्लीज अच्छी हो जाए। उन्होंने सदा हमें सपोर्ट किया, हमारी चिंता की, हमारे लिए खड़े रहे, उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन प्लीज तो जल्दी ठीक हो जा। और इतना बोल बबीता गीता के माथे पर हल्का से किस करके उसका हाथ पकड़कर लेट जाती है अपनी आंखें बंद करके, और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। और उसके सोते ही गीता एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और उसकी आंख से आंसू निकलकर साइड में गिरने लगते हैं, और वह अपने पास लेटी बबीता को देखती है और फिर वो अपने मन में ही बोली, कैसे ठीक हो जाऊं बबीता दी, आपको और भाई को तो पता भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं भूल पा रही हूं मैं उसे, पर मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, लेकिन आप लोगों की वजह से अभी तक खुद को जिंदा रखे हूं। और इतना बोल वो अपने दूसरे हाथ को अपने मुंह पर रखकर रोने लगती है। रोती हुई अपने मन में बोली, भाई ने हम दोनों को पहले ही उसे मनीष से दूर रहने को बोला था, लेकिन मैं पागल उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। बाहर की लाइफ जितनी देखने में अच्छी उससे कहीं ज्यादा बुरी है। मैं अब कभी उसे दुनिया में वापस नहीं जाना चाहूंगी। आप मेरी दुनिया, ये घर और यह रूम ही है। मैं यहाँ से बाहर कदम रखा वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। ऐसी ही बात है उसके मन में चल रही थी और वह रोते रोते सोई जाती है आखिर में। इधर आर्यन निहारिका को अपने रूम में लाकर उसे बेड पर आराम से लिटा देता है और फिर दवाई का बॉक्स लाकर निहारिका की चोटों पर उसके खून को साफ करके उसके गंदे कपड़ों को भी चेंज कर देता है और उसे नाइटी पहनाकर आराम से वापस लिटा देता है। बेहोशी में भी है वो हल्के हल्के आर्यन का नाम लिए जा रही थी, जिसे सुनकर आर्यन बस मुस्कुराए जा रहा है और उसके पास ही लेटकर उसे अपने बाहों में भरकर बोला, बहुत शैतान हो तुम, एक पल के लिए तो मुझे भी डरा दिया था, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम पर पाबंदी लगाऊंगा। सही कहा है किसी ने, बीवियों पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है, और तुम इस घर से तब तक नहीं भाग सकती जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी। और आज तो तुम्हारा भाई बच गया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगा। इतना बोल आर्यन निहारिका के माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद करके बोला, गुड नाइट वाइफी। और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। यहाँ ये सब चल रहा था। दूसरी तरफ मनीष जब अपनी टैक्सी के पीछे आर्यन की कार को आता हुआ नहीं दिखता तो गहरी सांस लेता है और टैक्सी वाले को अपने दोस्त के घर टैक्सी ले जाने को बोलता है, जहां पर वो अपने दोस्त से पैसे लेकर टैक्सी वाले को पैसे देता है और उसके जाते ही वो अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। उसका दोस्त काफी डर जाता है और वह एक पल के लिए उसे वापस जाने को बोलता है कि वह मनीष को घर पर नहीं रखेगा क्योंकि वो सिंह परिवार से पंगा नहीं ले सकता। तब मनीष उसके हाथ पैर जोड़ता है और उसे केवल एक रात के लिए अपने घर पर रुकने के लिए विनती करता है। तब आखिर में उसका दोस्त अपना सिर पकड़कर उसे घर की एक कोने में रुकने को इजाजत देता है, साथ में उसे खाना भी देता है खाने के लिए, और खाने के बाद उसे एक रूम में छोड़कर उसके आगे हाथ जोड़कर बोला कि अगले दिन उसकी नींद खोलने से पहले वो घर से भाग जाए, वरना वो पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देगा। जिसे सुनकर मनीष काफी डर जाता है और वो हाँ में सिर हिला देता है कि वो उसकी उठने से पहले ही उसके घर से चला जाएगा।
फिर उसका दोस्त अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है जहां उसकी बीवी बच्चे आराम से सो रहे थे, जिन्हें देखकर वह दरवाजा बंद कर देता है और उनके पास ही जाकर आराम से लेट जाता है। उसे काफी चिंता हो रही थी कि उसने एक ऐसे आदमी को अपनी घर रहने की इजाजत दे दी जिसकी वजह से एक लड़की का रेप हुआ और उसका भाई उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है कि अगर वह मिल गया तो उसी टाइम उसे मार देगा। उसे अपनी चिंता नहीं थी लेकिन अपनी फैमिली की चिंता थी, इसलिए वो उसे अपने घर से जाने के लिए बोल रहा था। यही सोचकर वो आदमी भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। सिंह विला। आर्यन के रूम में निहारिका, जो आर्यन के बाहों में सो रही थी, उसकी नींद खुलती है और अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके आंखों के आगे सबसे पहले आर्यन का चेहरा आता है, जिसमें एक पल के लिए वो खोसी जाती है। फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस समय कहाँ है और आर्यन के हाथ को अपनी कमर से हटाने लगती है। वो वापस कैसे आ गई सिंह विला? रात को क्या हुआ था? वे लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, फिर एक कार, एक आदमी और गोली चली, और फिर क्या हुआ? निहारिका यही सोचते हुए आर्यन के बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन उसे नींद ने ही कसके पकड़े हुए था, जिससे निहारिका को गुस्सा आने लगता है और वो कुछ करती या आर्यन से कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन उसे अपने बाहों में भरे ही अपने ऊपर लिटा लेता है, जिससे निहारिका हैरान होकर उसे देखने लगती है और वह अपना सर आर्यन के सीने पर रखकर बोली, क्या हब्बी यार, मुझे जाना है। लेकिन तभी आर्यन के हाथ निहारिका की पीठ से होते हुए उसके पीछे भाग पर चले जाते हैं और जिन्हें वो हल्का सा दबा देता है, जिसकी वजह से निहारिका एकदम से अपनी आंखें खोलकर आर्यन को देखकर अपने दांत पीसते हुई बोली, हब्बी। बोलने के साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। यह उसका पति नहीं बल्कि एक गंदा आदमी है जो सुबह सुबह ऐसा काम करता है। और निहारिका अपने मन में उसे गाली दे ही रही थी, तभी उसे कुछ एहसास होता है और उसे चीज के एहसास होने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यह आदमी का मूड सुबह सुबह कैसे बन सकता है यार? निहारिका ये सोच रही होती है, तभी आर्यन अपनी आंखें खुले बिना ही उसकी नाइटी को खोलकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी पैंट के अंदर हाथों को डालकर उसके पीछे भागों को दबाने लगता है, जिससे निहारिका शर्म से अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लेती है और धीरे से और थोड़े गुस्से में बोली, हब्बी प्लीज सुबह सुबह मत कीजिए। लेकिन आर्यन इतनी आगे बढ़ चुका था कि उसका बीच में रुकना या पीछे हटना मुश्किल था और वह अगले पल ही उसकी नाइटी को निकालकर उसके गर्दन पर किस करते हुए उसकी पैंटी को भी नीचे कर देता है और निहारिका कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर आर्यन अपना भी पैंट खोलकर अगले ही पल एक झटके के साथ उसके अंदर समा जाता है। निहारिका आर्यन के ऊपर लेटी हुई थी उल्टी और आर्यन उसके अंदर समा चुका था, और जब निहारिका को एहसास होता कि आर्यन उसके अंदर समा चुका है तो उसकी मुंह से एक प्यार भरी आ निकल जाती है और फिर वो भी उसका साथ देने लगती है। ये सब करते हुए भी आर्यन अपनी आंखें नहीं खोलता, या तो वह नींद में था या नींद में होने का नाटक कर रहा था, और यही सोच रही थी निहारिका, लेकिन वह उसे रुकती नहीं बल्कि जो कल उसकी बिछड़ने की तड़प थी उसने उन दोनों की आग शामिल हो चुकी थी। और फिर निहारिका आर्यन के ऊपर बैठकर उसके सीने पर हाथ रखकर ऊपर नीचे होने लगती है। कुछ देर बाद आर्यन जब खत्म होता है तो निहारिका आर्यन के ऊपर ही लेट जाती है थककर, और इस समय आर्यन के हाथ जाकर निहारिका के सिर के बालों में घूमने लगते हैं, जिसका एहसास होते ही निहारिका एकदम से अपनी आंखें खोलकर आर्यन के चेहरे की ओर दिखती है तो वो उसे मुस्कुरा कर देखे जा रहा था, जिसे देखकर निहारिका को भी इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में वह आर्यन के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर बोली, हब्बी यह आपने मेरे साथ चीटिंग की है, मुझे लगा था कि आप नींद में हो। निहारिका के मारने पर भी आर्यन के चेहरे की मुस्कान नहीं जाती और वो फिर से उसके सिर पर प्यार से हाथ रख उसका सिर को अपने सीने से चिपका कर बोला, जो भी हो, लेकिन आप तुम्हारी यही सजा है कि जब भी तुम मुझे छोड़कर जाओगे या जाने की सोचोगी तब मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। मुझे छोड़कर जाने की तो दूर की बात है। और बोलने के साथ ही आर्यन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। निहारिका, जो आंखें बंद करके आर्यन के सीने पर सिर रखे हुई थी, जब वो उसकी बात सुनती है तो एकदम से अपनी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। भला ये कौन सी बात हुई और ऐसी सजा कौन देता है? नहीं नहीं, उसे नहीं चाहिए इसी सजा, और ऐसा कौन करता है? अरे वो जिससे बेड से उठ ही नहीं पाए, जाने की दूर की बात। आर्यन निहारिका के चेहरे से ऐसा समझ रहा था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए वो उसके सिर के बालों में हाथ फिरते हुए बोला, यही तुम्हारी सजा है, और मेरी बात याद रखना, अभी तो मैं एक ही राउंड किया है, अगर तुमने मुझसे फिर जाने की बात की तो दूसरा राउंड फिर शुरू होगा, जब तक तुम बोलोगी जाने की तब तक राउंड होंगे। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और फिर उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, ये कौन सी बात हुई गंदे आदमी, तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ बताना मुझे, और तुम्हें पता है ना कि एक ही बार में मैं कितनी थक जाती हूँ, बार बार मुझसे नहीं होता, और अब मेरे करीब भी मत आना। इतना बोल वो उससे दूर होकर लेट जाती है।
आर्यन निहारिका की बात सुनकर और उसे ऐसा करता हुआ देखकर मुस्कुराकर उसे पीछे से अपने बाहों में भरकर उसके गर्दन को किस करके बोला, जो भी हो लेकिन अब तुम्हारी यही सजा है। बोलने पर 1 राउंड और घर के बाहर कदम रखने पर 2 और चली गई तो 3 राउंड और आखिरी वाले यानी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो तो तुम चाहे मुझे कहीं भी मिलो मैं उसी समय तुम्हारे साथ वहीं पर शुरू हो जाऊंगा 3 राउंड करने के लिए। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका जल्दी से उसकी तरफ पलटकर उसके सीने से चिपक कर बोली, ओके ओके मैं नहीं जा रही आपको छोड़कर, प्लीज अब आप ऐसी धमकी देना बंद कीजिए, मुझे डर लग रहा है। और निहारिका को ऐसे करते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर आर्यन हंसते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर उसके सिर के बालों पर किस करके बोला, गुड गर्ल चलो अब कुछ देर के लिए और सो जाओ, फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है। आर्यन की बात सुनकर निहारिका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। आर्यन बोला, तुम्हारे जाने के बाद घर पर पुलिस आई थी जिन्होंने हमें बताया कि रवि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और लेकिन वह आगे कुछ बोल पता उससे पहले निहारिका एकदम से उससे अलग होकर बेड पर बैठकर बोली, क्या रवि का एक्सीडेंट हो गया और आप अब मुझे बता रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते? हब्बी मुझे अभी जाना उससे मिलने के लिए, चलो आराम तो हम बाद में कर लेंगे। इतना बोल वो बेड से उठने को होती है लेकिन उससे पहले ही आर्यन उसका हाथ पकड़कर वापस उसे खुद से चिपका कर लिटा लेता है। निहारिका आर्यन से दूर होने की कोशिश करती हुई बोली, हब्बी मजाक नहीं, प्लीज छोड़िए, मुझे पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी, मुझे जाना है उसे देखने के लिए। और बोलने के साथ उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसका एहसास होते ही आर्यन उसे खुद से दूर करके उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, और अभी आराम कर रहा होगा, इतनी सुबह जाना ठीक नहीं होगा, दादाजी है उसके पास और हम दोपहर में चलेंगे उसके लिए खाना लेकर, तभी तुम उससे मिल लेना। लेकिन निहारिका नामे सिर हिलाकर रोने लगती है, उसे अभी ही अपने देवर से मिलने जाना है और ना उसे अब सोना है। और ये देख आर्यन समझ चुका था कि उसने बड़ी गलती कर दी। निहारिका को ये बात बताकर अब निहारिका सोएगी ना उसे सोने देगी, और यही सोचकर वो गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है 5 मिनट आराम करो फिर चलते हैं तैयार होकर। आर्यन की बात सुनकर निहारिका उससे दूर होकर बेड से खड़े होकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, आप करो आराम, मुझे अपने देवर से मिलना है और तब तक मैं उसके लिए कुछ बना भी दूंगी खाने के लिए। इतना बोल वो बाथरूम में भाग जाती है और उसका दरवाजा बंद कर लेती है, जिसे देखकर आर्यन अपना सिर पकड़कर बोला, क्या लड़की है यार, और कहाँ ये जाने की मचा रही थी, और अब मैं इसे रवि के बारे में बता दिया है तो यह उसके पास जाने की जिद करने लगी। खैर छोड़ो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और यही सोचकर वो आंखें बंद करके सो जाता है। कुछ देर बाद निहारिका नहा कर आती है और अलमारी में से अपने कपड़े पहनने लगती है और आर्यन को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर उसके पास आकर उसे हिलाकर बोली, हब्बी उठ जाओ और जाकर नहा लो, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। निहारिका की बात सुनकर आर्यन नींद में ही हाँ बोल देता है, जिसे देखकर निहारिका गहरी सांस लेकर रूम से बाहर चली जाती है और सीढ़ियों से सबसे पहले मंदिर के पास आकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रवि के लिए प्रार्थना करती है कि उसकी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, और फिर किचन में चली जाती है जहां वह रवि के लिए दरिया और बाकी सब के लिए नाश्ता बनाती है। बढ़िया सा नाश्ता बनाने के बाद वो 2 प्लेट लेकर सबसे पहले गीता बबीता के रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अंदर आवाज लगाती हुई बोली, बबीता डोर खोलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। जिसे सुनकर बाथरूम में से बबीता की आवाज आती है, भाभी मैं अभी बाथरूम में हूँ, आप गीता को बुलाओ या फिर खाने की प्लेट को टेबल पर रख दीजिए, मैं आकर उठा लूंगी। जिसे सुनकर निहारिका पलटकर सामने टेबल की ओर जाने लगती है, तभी रूम के डोर खुलने की आवाज आती है और जिसे सुनकर निहारिका एकदम से पीछे पलटकर देखती है तो गीता खड़ी थी सामने सादा कपड़े पहने हुए और जो उसे ही देखे जा रही थी। गीता को नॉर्मल देखकर निहारिका मुस्कुराकर जैसे ही उसे कुछ बोलने को होती है उससे पहले गीता उसके हाथ से नाश्ते के प्लेट लेकर बोली, ये सब करने के लिए थैंक्स, और आगे से ऐसा मत करना, मैं बना लूंगी अपने लिए नाश्ता। इतना बोल पलटकर अंदर रूम में चली जाती है। अपने प्रति गीता का ऐसा व्यवहार देखकर निहारिका को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह खुश थी कि वो नॉर्मल हो चुकी है और यह सोचकर वो मुस्कुराकर वापस किचन में आती है और रवि और दादाजी के लिए एक टिफिन लगाकर आर्यन के लिए एक नाश्ते की प्लेट लेकर चली जाती है ऊपर रूम में। लेकिन आर्यन को अभी भी बेड पर गहरी नींद में सोता हुआ देखकर निहारिका गुस्से से उसे देखने लगती है। उसने इतना कुछ कर लिया और यह आदमी अभी भी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, जबकि मेहनत दोनों ने बराबर की थी। और यही सोचकर वह जाकर नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखती और वहां से पानी का गिलास में बोतल से पानी लेकर उसे आर्यन के सिर पर डाल देती है, जिससे वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर बोला, यह क्या था वाइफी? तो निहारिका अपने कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से देखकर बोली,
क्या का मतलब, क्या भूल गए, हमें जाना है हॉस्पिटल और अब आप जल्दी तैयार होकर आओ, आपके लिए नाश्ता रखा है तो आप नाश्ता कीजिए, उसके बाद हमें जाना भी तो है, जल्दी करो। निहारिका आर्यन का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाकर खड़ा कर देती है, लेकिन इस समय वह भूल गई थी कि आर्यन का पैंट नीचे था और अंडरवियर भी उस समय नीचे था, और निहारिका की नज़र जैसे ही आर्यन के कमर से नीचे जाती है तो जल्दी से अपने आंखों के आगे हाथ रखकर बोली, छी हब्बी, आप कितने गंदे आदमी हो, कपड़े क्यों नहीं पहने पूरे सही से, और अब जाओ जल्दी, यहाँ खड़े क्यों हो। कार में आर्यन कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में अपने पास बैठी लड़की को देखे जा रहा था, जो अपना सिर नीचे करे अपने गोद में रखे टिफिन को देखे मुस्कुराए जा रही थी, जिसे देखकर आर्यन और ज्यादा चीड़ जाता है और वो गुस्से से निहारिका को देखते हुए बोला, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है ना, मुझे पता है तुम हंस रही हो अपना सिर नीचे करके। आर्यन की बात सुनकर निहारिका अपनी हंसी कंट्रोल करके उसकी तरफ देखकर मासूमता से नामे सिर हिलाकर बोली, कहाँ हब्बी, मैं तो उदास हूँ बहुत, और साथ में आपके लिए दुखी हूँ कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई और आपको मेरे साथ आना पड़ा। निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसे देख अपने दांत पीसते हुए बोला, वेरी फनी, बहुत अच्छा काम किया ना तुमने, अपने पति के ऊपर सोते समय पानी डालना, क्या यह अच्छी बात थी, और अब देखो कैसे हंस रही हो मन ही मन में, तो मैं क्या लगा तुम दिखाओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सब पता चल रहा है कि तुमको मुझ पर बहुत हंसी आ रही है ना। आर्यन को इतना चिढ़ता हुआ देखकर और उसकी बात सुनकर आखिर में निहारिका की हंसी छूट ही जाती है और फिर वह अपने पेट पर हाथ रख जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर आर्यन गुस्से में अपनी कार को साइड में रोक देता है और उसे देखते हुए बोला, हाँ पहले तुम हंस लो मेरे ऊपर, हम हॉस्पिटल बाद में चलेंगे, जब तुम्हारी हंसी पूरी हो जाएगी ना तब मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूँ, कर चालू करके ले जाऊंगा हॉस्पिटल तुम्हें, लेकिन पहले तुम अपनी हंसी पूरी कर लो, बहुत जरूरी है ना निहारिका शुक्ला तुम्हारा हंसना। आर्यन की बात सुनकर और अभी भी उसे छिड़ता हुई इतनी गुस्से में बात करते हुए देखकर निहारिका हंसते हुए बोली, सॉरी सॉरी हब्बी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब भी आपका चेहरा देखती हूं मुझे वो सब याद आ जाता है और मुझे अंदर से बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूं मैं नहीं हंसूंगी, प्लीज आप कार ड्राइव करके मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे रवि को देखना है। और इतना बोल वो अपना मुंह साइड में कर लेती है ताकि वो हंस भी सके तो आर्यन उसे ना देख पाए, लेकिन आर्यन ने उसे ऐसा करते हुए देखकर बोला, नहीं उसे मिलेगी क्या जरूरत है, पहले तुम्हारी हंसी जरूरी है ना, हंस हो तुम, मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन याद रखना मैं बदला जरूर लूंगा तुमसे, तब मैं भी ऐसी ही हंसूंगा। आर्यन की बात सुनकर निहारिका इस बार गहरी सांस लेकर सीरियस होकर बोली, ओके बात खत्म, अब मैं नहीं हंस रही और ना मैं इस बारे में सोचूंगी, प्लीज मुझे मेरे देवर के पास लेकर चलो, मुझे देखना है उसकी हालत कैसी है तुम्हारे ऊपर में, और कभी भी हंस लूंगी लेकिन वो जरूरी है। और उसकी बात सुनकर आर्यन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस पर वह बाद में हंस लेगी, मतलब इसकी हंसी अभी पूरी नहीं हुई ना। और यही सोचकर वो बुरा सा मुंह बनाकर कार को चालू करके आगे बढ़ा देता है, और अब वह देखता है तो निहारिका हंस नहीं रही थी, शांति से चुपचाप बैठी थी, जिसे देखकर वो कार को तेजी से हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। कार को अस्पताल के पार्किंग एरिया में पार्क करके आर्यन निहारिका के साथ अस्पताल के अंदर आ जाता है और दोनों लिफ्ट से रवि के रूम में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नर्स रवि का बीपी चेक कर रही थी और दादाजी नहीं थे आसपास, जिसे देखकर आर्यन कंफ्यूज होकर अंदर आते हुए बोला, रवि दादाजी कहाँ गए। रवि जो किसी सोच में गुम होकर चुपचाप बैठा हुआ था, जब वो आर्यन की आवाज सुनता है और सामने से अपने आर्यन भाई के साथ भाभी को आते हुए देखता है तो बोला, भाई वो दादाजी नीचे अस्पताल के पास वाले गार्डन में घूमने गए हैं, वो बोल रहे थे कि 1 घंटे बाद आ जाएंगे। और रवि के बात सुनकर आर्यन हाँ मैं सिर हिला देता है, तभी रवि निहारिका को देखता है जो उसकी शरीर पर इतनी सारी चोटों पर लगी पट्टियां देखकर रोने लगी थी, जिसे देखकर रवि मुस्कुराकर उसके हाथ से टिफिन लेकर साइड टेबल पर रखने को होता है, लेकिन उससे पहले ही निहारिका उसके हाथ से टिफिन वापस लेकर खुद उसे साइड टेबल पर रखते हुए नम आंखों से बोली, तुम्हें इतनी चोट लगी है फिर भी तुम अपनी हरकतों से मान नहीं रहे हो रवि, और कैसे हुआ ये सब, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट कार से हुआ, कैसे कर ड्राइव कर रहे थे तुम उसे टाइम, तुम्हारा ध्यान कहाँ था रवि, सच में तुम लापरवाह हो। निहारिका आर्यन के गाल पर हाथ रखकर थोड़ी नाराजगी में बोली। आर्यन तो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठकर इन देवर भाभी का प्यार देखने लगता है और रवि एक नज़र अपने भाई आर्यन को देखता है और फिर निहारिका के हाथ पकड़कर नम आंखों से बोला, अरे भाभी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका आशीर्वाद था मेरे ऊपर तभी मैं बच गया, और वो सब गलती से हुआ, माफ कर दो मुझे, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। इतना बोल उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर निहारिका पहले अपने आंखों से आंसू साफ करती है, फिर रवि के सिर के बालों में हाथ फिरते हुए बोली,
बहुत बड़े हो गए ना तुम, जो अपनी भाभी को समझाने लगी। और मुझे पता है जरूर कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिससे तुम्हारा ध्यान नहीं रहा कार ड्राइव करने पर, वह मैं तुमसे बाद में पता लगा लूंगी। लेकिन रवि, तुमने अपने भाई से ऐसा क्यों बोला था कि यह बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? निहारिका की बात सुनकर रवि आर्यन को घूर के देखता है, जो उसे इग्नोर करके साइड में पड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी निहारिका रवि के चेहरे को पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़कर बोली, रवि तुम अपने भाई को देखना बंद करो, पति है वह मेरा, कुछ नहीं छुपाता है भी मुझसे, लेकिन तुम छुपाते हो रवि, जबकि तुम मुझे अपनी माँ बोलते हो। क्या बेटे अपनी माँ से अपने एक्सीडेंट की बात छुपाते हैं? तुमने मुझे निराश किया है रवि। और इतना बोल उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है, जिन्हें वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके साफ कर लेती है। और फिर वो ना रवि को देखते हुए टिफिन खोलकर उसमें से रवि का दरिया निकलते हुए बोली, दरिया खा लो, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होगा, दादाजी के लिए मैं पोहा लेकर आई हूँ। तभी उसे टेबल के पास एक चिट्ठी दिखाई देती है, जिस पर लिखे नाम को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। रवि अपनी भाभी को इस तरह उसे चिट्ठी को देखते हुए देखकर जल्दी से चिट्ठी को उठाकर अपने बेड के नीचे छुपा देता है। रवि के ऐसा करने के बाद भी निहारिका उससे कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप उसे कटोरे में रखे दरिया लेकर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। और फिर चम्मच से रवि को दरिया खिलाते हुए आर्यन से बोली, अब भी आप जाकर डॉक्टर से पूछकर आए ना कि रवि को हम कब घर ले जा सकते हैं। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसे देखा है और फिर एक नज़र रवि को देखता और फिर सोफे से खड़ा होकर चला जाता है रूम से बाहर डॉक्टर के केबिन की तरफ उससे बात करने के लिए। और आर्यन को जाते ही निहारिका एक नज़र डोर की तरफ देखती है और फिर रवि को दरिया खिलाते हुए बोली, ये सब कैसे हुआ रवि? रवि जो चुपचाप चम्मच से दरिया खा रहा था निहारिका के हाथों से, वो उसकी बात सुनकर बोला, भाभी वह एक फोन आ गया था तो मेरा ध्यान भटक गया, मैं देख नहीं पाया कि सामने से ट्रक आ रहा है और गलती से हो गया वो सब, सॉरी, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कभी कॉल रिसीव नहीं करूंगा कार चलाते हुए। इतना बोल वो फिर से अपना सिर नीचे कर लेता है उदास होकर। निहारिका अपने हाथ में लिए कटोरा टेबल पर रखकर गहरी सांस लेकर उसे देखकर बोली, रवि मेरी आंखों में देखकर बात करो, और मैं उसे बारे में बात नहीं कर रही हूं, तुम्हें भी पता है, मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ। निहारिका की बात सुनकर रवि अपना सिर ऊपर करके उसे देखता तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर निहारिका हैरान हो जाती है और वह समझ गई थी कि जरूर कुछ बड़ी बात हुई है रवि के एक्सीडेंट से पहले, रवि और रूपाली के बीच, जिसका कारण यह एक्सीडेंट हुआ। और वह एकदम से कुर्सी से उठकर रवि को गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, नहीं रवि रोते नहीं है, जरूर तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हुई जिसे तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया और बात इतनी आगे तक पहुंच गई कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। निहारिका के ऐसा करते ही रवि का दिल का दर्द जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था वही एकदम से बाहर आता है और जोर जोर से निहारिका को कस के गले लगाए रोते हुए बोला, भाभी उसने मुझे चीट किया, वह कहती है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उसे भूल जाऊं और वह अपनी दादाजी के पसंद के लड़के से ही अब शादी करेगी, क्या हमारे इतने दिनों का प्यार झूठा था? ये सब बोलते हुए रवि कर जैसे रोए जा रहा था। निहारिका रवि की पूरी बात सुनकर हैरान हो जाती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रूपाली ने रवि से ऐसा बोला और अब वो किसी और से शादी कर रही है। लेकिन रवि को इस तरह रोता हुआ देखकर निहारिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उससे दूर होकर उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं रवि रोते नहीं है, अभी तुम्हारी भाभी है, मैं जाऊंगी उसके पास, देखना वो मेरी बात जरूर मान लेगी और मुझे पता है वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस उसे एहसास दिलाने की जरूरत है, जो मैं करूंगी पूरा, तुम रो मत, तुम्हारी भाभी के होते हुए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। रवि अपनी भाभी की बात सुनकर ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं भाभी इसकी जरूरत नहीं है, और आप उसके पास गई और उनके आगे अपने हाथ जोड़े, फिर चाहे वह मुझसे शादी करने के लिए तैयारी हो जाए ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मेरी भाभी किसी और के आगे अपना सिर झुकाकर मेरे लिए प्यार की भीख मांगे, मुझे नहीं चाहिए, इसी लड़की ना उससे शादी करनी है। रवि की बात सुनकर निहारिका बोली, लेकिन रवि तुम उसके बिना कैसे रहोगे, मैंने देखा है और मुझे पता है प्यार का दर्द कितना खतरनाक होता है, बहुत से लोग तो उसे झेल ही नहीं पाते हैं, मैं अपने देवर को उसे दर्द में नहीं देख पाऊंगी, इसलिए एक मौका दो मुझे, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उनके आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, सिर्फ एक बार उनसे बात करूंगी अच्छे से, इतना भरोसा रखो अपनी भाभी पर और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी बात को समझेंगे और रूपाली भी तुमसे शादी करने के लिए अपने दादाजी को हाँ बोल देगी, क्योंकि वो तो तुमसे वैसे भी बहुत प्यार करती है ना। निहारिका की बात सुनकर रवि बोला, लेकिन भाभी उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी तो रहने दो, इतनी भी जरूरी नहीं है, मैं जी लूंगा उसके बिना, लेकिन आपको बेइज्जत किया उन्होंने तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मेरी माँ हो।
पर निहारिका रवि को समझाती है कि वो उसके ऊपर विश्वास रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, बल्कि जब वो वापस आएगी तो खुशी खबरी लेकर आएगी कि रूपाली के दादाजी तैयार हो गए हैं रवि और उसकी शादी करने के लिए। लेकिन फिर भी रवि के दिल में एक अलग ही डर लग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके दादाजी ने भी रूपाली के दादाजी से बात की थी कि वो इतना घमंडी है कि उसने दादाजी की भी बात नहीं मानी। तो फिर रूपाली के दादाजी कैसे उसकी भाभी की बात मानकर उनकी शादी के लिए हाँ बोल सकते हैं, जबकि कुछ देर बाद रूपाली की शादी है अर्जुन के साथ। रवि को इतनी गहरी सोच में गुम हुआ देखकर निहारिका उसके सिर के बालों में हाथ फिरते हुए बोली, रवि तुम्हें अपनी तरफ से यह आखिरी मौका जरूर देना चाहिए। रूपाली को क्या पता की बात बन गई तो फिर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और उसे लड़के की भी जिससे वो शादी कर रही है। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके दादाजी मान जाए। भाभी की बात सुनकर रवि ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन वो निहारिका से वचन लेता है कि वो उसके लिए उसके दादाजी या रूपाली के आगे भीख नहीं मांगेगी। जिसे सुनकर निहारिका उसे वादा करती है और उससे कहती है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, जब वह वापस आएगी तो वो खुश होकर उसे बताएगी कि अब उनकी शादी जल्दी होने वाली है, तैयारी करें। इतना बोल निहारिका मुस्कुराने लगती है और रवि भी हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी डर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में दादाजी और आर्यन भी वापस आ जाते हैं। निहारिका फिर दादाजी को भी नाश्ता कराती है और फिर रवि को दवाई देकर उसे आराम से लिटाकर सोला देती है। दादाजी भी अपने बेड पर आराम करने लगते हैं। सब होने के बाद निहारिका आर्यन को चलने का इशारा करती है, तो आर्यन भी बिना उससे कोई सवाल किए चुपचाप उसके साथ अस्पताल से बाहर आता है और कार को ड्राइव करते हुए उससे बोला, क्या ये रूपाली वही है जिससे पहले मेरी शादी होने वाली थी? निहारिका जो उसके पास बैठी थी और यही सोच रही थी कि वह कैसे आर्यन को ये बोले कि कार को घर नहीं बल्कि रूपाली के घर लेकर चले, उसे उसके दादाजी से रवि की और रूपाली के रिश्ते के बारे में बात करनी है। निहारिका आर्यन की बात सुनकर हैरान होकर उसे देखकर बोली, क्या तुमने मेरी और रवि की बात सुन ली? निहारिका ही बात सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, मुझे सब पता रहता है कि मेरी बीवी कब कौन से क्या बात कर रही है, और जहां तक मैं समझ पाया हूं तो अब उसे रूपाली की शादी किसी और लड़के से हो रही है, जिसकी वजह से हमारा रवि इतना परेशान होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और अब तुम चाहती हो कि तुम जाकर उसे लड़की के दादाजी से रवि के बारे में बात करें और वो उसे लड़के से शादी तोड़कर अपनी पोती की शादी रवि से कर दे, राइट? आर्यन ने जिस तरह से ये सब बोला था ना, उसे निहारिका समझ गई थी कि आर्यन को निहारिका का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वह गुस्से में भी है थोड़ा। इसे समझकर निहारिका अपना सिर नीचे करके बोली, मुझे पता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करना चाहूंगी हब्बी, क्योंकि आपको पता है ना, अगर उसे लड़की की शादी उसे लड़के से हो गई तो हमारा रवि कितना टूट जाएगा, वो खुद को संभाल भी नहीं पाए और प्यार का दर्द बहुत बुरा होता है, कई लोगों की तो जान भी लेता है, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख सकती, चाहे फिर मुझे उसे लड़की के दादाजी के पैर पकड़कर माफी भी मांगना पड़े। निहारिका ने बिल्कुल सीरियस होकर बोला था। उसकी बात सुनकर आर्यन एकदम से कार के ब्रेक लगाकर उसे देखने लगता है, जिसे देखकर निहारिका बोली, प्लीज हब्बी मुझे करने दीजिए ना, अपने देवर के लिए यही समझ लीजिए कि मैं आपसे एक मांग कर रही हूं जिसे आपको पूरा करना ही है, प्लीज मेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करने दीजिए। निहारिका की बात सुनकर आर्यन गुस्से से अपना सिर पकड़ लेता है, जिसे देखकर निहारिका काफी डरने लगती है, लेकिन वह अपनी जिद नहीं छोड़ती है। काफी देर इस बारे में सोचने के बाद आर्यन आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहां पर, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम उनके पैर पकड़कर मेरे भाई के लिए उसे लड़की की भीख नहीं मांगूंगी, सिर्फ इस बारे में बताना, और अगर वह राजी होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो चुपचाप मेरे साथ वापस आना। आर्यन की बात सुनकर निहारिका खुश होकर उसे एकदम से गले लगाकर बोली, थैंक्स हब्बी, इतना बहुत है, और मुझे उम्मीद है कि रूपाली भी हमारी रवि से बहुत प्यार करती है। जब मैं उसके दादाजी को इस बारे में बताऊंगी तो वह मेरी मदद जरूर करेगी, और दुनिया की ऐसी कोई दादाजी नहीं है जो अपनी पोती की खुशी के लिए उसकी शादी उसके मनपसंद की लड़के से ना करे। आर्यन निहारिका को इतना खुश देखकर मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगाकर उसके गर्दन पर किस करके बोला, अच्छा ठीक है, अब थोड़ा दूर रहो वरना पता चले कि हमारा दूसरा राउंड यही शुरू हो गया। और आर्यन की यह बात सुनकर निहारिका एकदम से आर्यन से दूर हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है, उसे इग्नोर करे। कोई आदमी इतना भी डर्टी माइंड कैसे हो सकता है, मतलब हर जगह उसे बस वही चीज दिखाई देती है, मतलब वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसके गले लगी थी, इसमें भी उसने अपना डर्टी माइंड बीच में घुसाया, उसके सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। यही सोचकर उसे आर्यन पर गुस्सा भी आने लगा था, और निहारिका को ऐसे करते हुआ देखकर आर्यन मुस्कुराकर कार चालू करके आगे बढ़ा देता है रूपाली के घर की तरफ।
दूसरी तरफ रूपाली के पूरे घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया दिया गया था और घर के अंदर हाल में स्टेज लगी थी जहां 1 घंटे बाद पहले सगाई थी और फिर रात को 8 बजे शादी थी। घर में सभी मेहमान आ चुके थे, अर्जुन का परिवार भी था और रूपाली का भी। सगाई की तैयारी चल ही रही थी। सामने स्टेज पर एक झूले पर रूपाली और अर्जुन बैठा हुआ था और उनके सामने स्टेज के नीचे लगे कुर्सियों पर दोनों के परिवार और रिश्तेदार बैठे हुए थे। अर्जुन अपने पास बैठी रूपाली को देखकर मुस्कुरा कर बोला, अब क्यों उदास हो, खुश हो, ऐसा क्यों दिखा रही हो जैसे तुम शादी से दुखी हो। मेरे पास अभी भी फोन है और अभी भी उसे रवि के ऊपर मेरे आदमी की नजर है जो मेरी एक इशारे उसका पर खेल खत्म कर देंगे। अर्जुन ये बात इस तरह मुस्कुराते हुई बोल रहा था जिसे देख रहे आसपास सभी लोगों को लग रहा था कि वह प्यार भरी बात कर रहा है अपनी होने वाली बीवी से, जिसे सुनकर रूपाली अंदर से डर जाती है और वह अपना सिर ऊपर करके एक नज़र सभी को देखकर फिर वापस अपना सिर नीचे करके बोली, मैं कर तो रही हूँ तुमसे शादी, अब क्यों तुम ये धमकी दिए जा रहे हो। और ऐसा थोड़ी है कि मैं पागलों की तरह हंसते लगूं कि मेरी शादी तुम सो रही है। रूपाली की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला, ऐसा करना भी नहीं, बल्कि तुम पागल हो गई। लोगों को लगेगा क्योंकि मैं किसी पागल लड़की से शादी कर रहा हूं। बस अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखो तो मैं तुमसे वादा करता हूं मैं फिर तुम्हारे आशिक को कुछ नहीं करूंगा। और अर्जुन की बात सुनकर रूपाली कुछ नहीं बोलती है। पंडित जी दोनों परिवारों को भी ऊपर आने को बोलते हैं और सगाई की रस्म शुरू करने को बोलते हैं, जिसे सुनकर अर्जुन खड़ा हो जाता है और जिसे देख रूपाली भी खड़ी हो जाती है और स्टेज पर रूपाली के दादाजी और अर्जुन के माँ बाप भी आ जाते हैं। अर्जुन और रूपाली आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को होते हैं। उसी समय सामने डोर से एक आवाज आती है, रुकिए, ये सगाई नहीं हो सकती। रूपाली के घर के आगे आर्यन अपनी कार को रुकता है और वह अपना सीट बेल्ट खोलने को था, उससे पहले ही निहारिका उससे बोली, हब्बी आप यही बैठो, मैं आती हूँ, आपकी क्या जरूरत है, आप यही रहो। और इतना बोल वो अपना सीट बेल्ट खोलकर कार से उतर जाती है। निहारिका की बात सुनकर और उसे अकेले ही रूपाली के घर के अंदर जाने के लिए कार से उतरता हुआ देखकर बोला, मैं चलता हूं ना। लेकिन निहारिका मना कर देती है कि वह गया उसके साथ तो फिर तो हो गई बात, क्योंकि किसी ने उसे कुछ बोला तो पक्का आर्यन ने उसे वहीं पर मारने लगेगा। इससे अच्छा तो यही होगा वो अकेले ही बात करके आ जाए। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन बोला, ये ठीक है, लेकिन अगर तुम 15 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं अंदर जाऊंगा। जिसे सुनकर निहारिका बोली, लेकिन हब्बी क्या बात हो पाएगी 15 मिनट में। लेकिन आर्यन उसे साफ मना कर देता है कि वो इससे ज्यादा उसका इंतजार नहीं करेगा कार में। और आखिर में फिर निहारिका को ही हार मानकर जाना पड़ता है। और निहारिका को जाते हुए देखकर आर्यन अपनी गाड़ी में टाइम देखता है, एक नज़र फिर आंखें बंद कर लेता है। निहारिका जब घर के मेन डोर के सामने आकर अंदर दिखती है तो वह देखकर हैरान हो जाती कि रूपाली और वह लड़का एक दूसरे को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं सगाई की, जिसे देखकर वह जोर से बोली, रुको, ये सगाई नहीं हो सकती। जिस आवाज को सुनकर रूपाली के घर में मौजूद सभी लोग पलटकर उसे तरफ देखते हैं, लेकिन कोई निहारिका को नहीं जानता था कि वह कौन है और सभी उसे कंफ्यूज होकर देखते कि यह लड़की कौन है जिसने सगाई रुकने को बोला। लेकिन रूपाली निहारिका को देखकर हैरान हो जाती है कि रवि की भाभी यहाँ क्यों आए हैं। निहारिका भी एक नज़र सभी को देखने के बाद रूपाली को देखने लगती है, जिसे देखकर रूपाली अपना सिर नीचे कर लेती है। निहारिका फिर घर के अंदर आते हुए बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने जो बोला वो सही है, ये सगाई नहीं हो सकती। अर्जुन निहारिका को गुस्से से देखकर बोला, कौन हो तुम, किसने आने दिया तुम्हें अंदर, और घर के गार्ड कहाँ हैं, निकालो इस लड़की को बाहर। जिसे सुनकर दादाजी निहारिका को देखकर बोले, बेटी कौन हो तुम और क्यों रोक रही हो मेरी पोती की शादी होने से। दादाजी की बात सुनकर निहारिका उनके सामने स्टेज के नीचे खड़े होकर उन्हें देखकर बोली, क्योंकि आप ये सगाई कर कर 3 जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और निहारिका की बात सुनकर सभी लोगों से हैरानी से देखने लगते हैं कि यह लड़की क्या बोले जा रही है। अर्जुन गुस्से में ही बोला, मैंने कहा ना, चुप रहो और जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार कराऊं। और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है, सबकी मर्जी से यह शादी हो रही है, इसलिए झूठ फैलाना बंद करो और निकलो यहां से। जिसे सुनकर दादाजी भी यही बोलते हैं कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, ये सगाई और शादी उनकी पोती रूपाली की मर्जी से हो रही है। जिसे सुनकर निहारिका साफ मना करते हुए बोली, नहीं हो रही है आपकी पोती रूपाली की शादी उसकी मर्जी से, बल्कि आपके दबाव में की जा रही है। अरे वह तो किसी और से प्यार करती है जो इसके लिए रो रहा है। निहारिका की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। अर्जुन को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में स्टेज से नीचे आकर निहारिका के सामने गुस्से से खड़ा होकर उसे देखने लगता है।
जिसे देखकर निहारिका बोली, सॉरी लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम जिससे शादी कर रही हो वो मेरे देवर से प्यार करती है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इन दोनों के लिए प्लीज ये शादी मत कीजिए वरना कोई खुश नहीं होगा इस शादी से। निहारिका नम आंखों से अर्जुन के आगे हाथ जोड़कर बोली, जिसे देखकर अर्जुन के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी दादाजी भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए निहारिका से बोले, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी पोती रूपाली किसी से प्यार नहीं करती। और कौन रवि? किसकी बात कर रही हो लंकी? तुम मुझे उसके बारे में साफ साफ बताओगे? निहारिका दादाजी की बात सुनकर उन्हें देखते हुए बोली, मैं रवि सिंह की बात कर रही हूँ। जिसे सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही निहारिका उनके आगे भी हाथ जोड़कर बोली, मुझे पता है कि आप सिंह परिवार से नफरत करने लगे, लेकिन मेरे पति राज ने रूपाली से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो मुझसे प्यार करते थे। प्लीज पुरानी बातों की वजह से अपनी पोती रूपाली को ऐसी सजा मत दीजिए जो जिंदगी भर रोए, साथ में मेरा देवर भी। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही दादाजी गुस्से में बोले, रूपाली यहाँ आओ और बताओ इस लड़की को कि तुम सिंह परिवार के किसी भी सदस्य से ना प्यार करती हो ना उन्हें जानती हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा उनसे। बताओ इस लड़की को जो सबके सामने हमारे परिवार की बेइज्जती कर रही है। निहारिका नामे सिर हिलाकर बोली, अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए आई थी। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही दादाजी उसे हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करते हैं और फिर एक बार पलटकर रूपाली को देखकर बोले, रूपाली मैंने कहा यहाँ आओ। जिसे सुनकर रूपाली अपना सिर ऊपर करके पहले दादाजी को देखती और फिर निहारिका कुछ उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही थी कि वह ऐसा बोले कि वो हाँ रवि से प्यार करती है। वहीं अर्जुन उसे आंखों के इशारे से कह रहा था कि वह गलती से भी ऐसे बोलने की कोशिश ना करे वरना वह उसकी रवि को मरवा देगा। जिसे देखकर रूपाली अपना सिर नीचे करके बोली, मैं नहीं करती किसी से प्यार और ना मैं किसी भी रवि नाम के लड़के को जानती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह मैडम कौन है। इतना बोल उसकी आंखों में नमी आ जाती है। रूपाली की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगता है और निहारिका हैरानी से उसे देखने लगती है। जिसे देखकर दादाजी गुस्से से बोले, सुन लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। मेरी पोती रूपाली किसी रवि को नहीं जानती और हम घमंडी लोगों को जानना भी नहीं चाहते, निकल जाओ यहाँ से जिसे पहले कि मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकलवा हूँ। निहारिका दादाजी की बात को इग्नोर करके रूपाली को देखकर बोली, देखो रूपाली मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम करती हो उससे बहुत प्यार, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, सच बोलो वरना वो पूरी तरह से टूट जाएगा। प्लीज मैं अपने देवर की खुशी के लिए तुम्हारे आगे भीख मांग रही हूँ। लेकिन रूपाली ना अपना सिर ऊपर करती है ना कुछ बोलती है। तभी अर्जुन जोर से घर के नौकरों को आवाज लगाकर बोला, ये लड़की को यहाँ से बाहर लेकर जाओ, ऐसे नहीं जाएगी ये। तभी दादाजी निहारिका को देखकर बोले, मेरी पोती झूठ नहीं बोलती है और हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारे पति ने मेरी पोती को रिजेक्ट किया था। निहारिका दादाजी के आगे हाथ जोड़कर बोली, देखिए आप पुरानी बातों के चक्कर में अपनी बेटी और मेरे देवर की खुशी उनसे छीन रहे हैं। अर्जुन का गुस्से का बांध टूट जाता है और वह निहारिका को पीछे को धक्का दे देता है जोर से, जिससे जाकर निहारिका नीचे गिरने लगती है। तभी कोई उसे पीछे से पकड़कर उसे अपने बाहों में भर लेता है। रूपाली भी काफी डर गई थी और वो निहारिका को भाभी बोलकर उसके पास आने को होती है, लेकिन जब वो सामने खड़ी इंसान को देखती है जिसे निहारिका को गिरने से बचा लिया था तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सभी लोग उसे इंसान को देखकर काफी डरने लगे थे, इतना पावर थी उसकी होने से, जबकि उसके चेहरे पर मास्क था। निहारिका जिसे डर से अपनी आंखें बंद कर लेती थी, जब वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने उसके पति का चेहरा आता है जो मास्क लगाई हुई था। निहारिका उसे देखकर कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन उसे सीधा खड़ा करके उसके सिर के बालों को कान के पीछे करते हुए नॉर्मल टून में बोला, तुम्हें मना किया था ना अकेले आने से। और इतना बोल वो एक नज़र सबको देखता है, जिस पर उसकी नज़र पड़ती है वो अंदर से कांप पड़ता है। उसकी नज़र में एक अलग ही सीरियसली और खामोशी थी और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि उसकी नज़र उसे पर ना रुके। आर्यन सबको देखने के बाद अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन जो कंफ्यूज था सामने लड़के को देखकर, जब वो खुद को देखा हुआ देखता है तो एक पल के लिए उसे भी डर लगता है उसकी नज़रों से, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, कौन हो तुम? खैर छोड़ो, जाओ भी हो इस लड़की को लेकर जाओ यहाँ से वरना। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आर्यन अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तारांकन, वरना क्या करोगे आप मिस्टर अर्जुन शेखावत?
लेकिन तभी निहारिका जल्दी से आर्यन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे आर्यन उसे देखता है पलटकर तो वो नम आंखों से उसे देखकर ना में सिर हिलाने लगती है, जिसे देखकर आर्यन अर्जुन को घूर के देखते हुए बोला, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते मेरी वाइफ का, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर बहुत कुछ हो सकता है, वो भी बिना मेरे हाथ लगाए। तुम्हें अर्जुन शेखावत। आर्यन ने यह बात बहुत नॉर्मल टून में बोली थी, लेकिन उसकी आवाज में जो धमकी थी जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान समझ रहा था, और अर्जुन भी, कि यह आदमी चाहे तो यही खड़ा खड़ा उसे पूरा बर्बाद कर सकता है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। आर्यन अर्जुन की आंखों में अपने लिए डर देखकर मुस्कुरा कर बोला, डरो मत अर्जुन शेखावत, मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन तुमने मेरी वाइफ को धक्का देकर अच्छा नहीं किया, इसके बदले में बोलो मैं तुम्हारे कौन सी कंपनी को बर्बाद कर दूं। मुंबई शेखावत प्राइवेट लिमिटेड या हैदराबाद में अभी नई शुरू हुई, जहां पर अभी तुमने अपना पैर सही से जमाया भी नहीं है, बोले तो शुरू होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दूं। अर्जुन आर्यन की आंखों में देखकर समझ गया था कि वो अपनी दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को तो बर्बाद होते हुए दिखेगा ही। तभी अर्जुन की माता पिता नीचे आकर आर्यन के आगे हाथ जोड़कर बोले, हम अपनी बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, प्लीज उसे इतनी बड़ी सजा मत दो, तुम कहो तो हम तुम्हारी वाइफ के पैर छूने के लिए भी तैयार हैं। और अपने माता पिता की बात सुनकर अर्जुन कुछ बोल पाता है उससे पहले ही उसके पिता उसे आंखें दिखाकर बोले, तुम चुप रहो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं तुमने किसे नाराज किया है, और अब तुम उनकी वाइफ से माफी मांगो सबके सामने, तब शायद मिस्टर सिंह तुम्हें माफ करें। अपने पिता की बात सुनकर अर्चना गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी कस लेता है। तभी निहारिका बोली, रहने दीजिए अंकल, और फिर वो आर्यन का हाथ पकड़कर एक नजर रूपाली को दिखती है जो चुपचाप अपना सिर नीचे करे थी। वह समझ गई थी रवि ने सही बोला था, रूपाली ही उससे शादी नहीं करना चाहती थी, और फिर आर्यन से बोली, रहने दो आर्यन जी, आप किसी को कुछ ना करो, मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आए, जिसे कि भरोसे वो ही नहीं चाहती है तो हम कर भी क्या सकते हैं, चलो यहाँ से। और उसकी बात सुनकर आर्यन एक नजर अर्जुन और रूपाली को देखता है और फिर पलटकर निहारिका का हाथ पकड़कर उसके साथ घर से बाहर निकल जाता है। रूपाली के आंखें से आंसू निकल कर नीचे गिरता है और मन में बोली, सॉरी भाभी, मैं मजबूर थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।